बोर्ड में नमाज नहीं पढ़ा जाए। अगर कभी ऐसी नमाज पढ़ते हैं तो जो अधिकारी है उनको भी समझाना चाहिए। एक घटना मैंने देखा था, वो मुझे काफ़ी आहत हुआ। कोई घटना इस तरह की घटना इस देश में नहीं होनी चाहिए। उनको एड्रेस करने का तरीका है, कानून सम्मत काम करें, उनको मोहब्बत से समझाएं। इस मुल्क में मोहब्बत ही चलेगा, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, उसके अलावा कुछ नहीं चल सकता। अगर मैं हिंदुस्तानी बनकर सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि सरकार के ये कदम सराहनीय है और सरकार के साथ हमें रहना चाहिए। अगर मैं उसको हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर, ईसाई बनकर, सिख बनकर, बुद्धिस्ट बनकर, पारसी बनकर अगर उस कानून के बारे में सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरे राइट्स के साथ में इनजस्टिस हो रहा है। क्यों ये सोचना? पहले आप हिंदुस्तानी बने, उसके बाद सोचे। सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी को मैं डील कर रहा हूँ। जब मैं बैनुल अक़वामी सतह पर दूसरे देशों के जब मैं स्टडी करता हूँ तो यह पाता हूँ कि यहाँ सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग तो आराम से रहते ही हैं। पूरे दुनिया में जितने भी रिलीजन के लोग हैं इस हिंदुस्तान में रहते हैं। और जितने अमन और भाईचारगी के साथ इस मुल्क में सभी को जगह दिया गया है। रिस्पेक्ट जो यहाँ भारत में सबको मिलता है, ये नॉर्मल बात नहीं है। ये सरकार अगर ठीक ढंग से सरकार को जो लोग समझते हैं, मैं आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूँ कि सरकार चाहती है, जब इनका विजन विकसित भारत का 2047 का लेकर चल रही है, तो सरकार चाहती है कि सभी लोग मिलकर चले और भारत को आगे ले जाए। अब उसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है उसको मैं एक्टिंग चेयरमैन होने के नाते कोशिश कर रहा हूं, उसी तरह दूसरे इदारों को भी कोशिश करनी चाहिए। अब हर 3-4 महीने पर, साल में 4-5 बार ऐसा हो रहा है कि सरकार कुछ न कुछ डिटेल्स मांगती है, कभी ये कभी वो, तमाम चीज़ें उन लोगों ने अपने पोर्टल पर अपडेट कर रखी हैं। उसके बावजूद फिर से कोई नया नोटिफिकेशन, नया आदेश आ गया सरकार की तरफ से कि नहीं अब और आप ये डिटेल दीजिए। सरकार के जो कानून और नियम जो बनाए गए उसके तहत आप चलेंगे। मदरसा बोर्ड ने कानून बनाया है और ऐसे सूचना अगर शिकायतें आती है, अगर कि मदरसों को बार बार अगर रिव्यू किया जा रहा है, बार बार ये किया जा रहा है, मैं उनको बोलूंगा कि आप जो है इस कमीशन में अंडर सेक्शन 12D के तहत केस दर्ज करें। हम लोगों ने इस तरह के केस को डील किया है। हम उनके जो अधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट कंसर्न है, उनको बुलाकर हम बात करेंगे। सरकार उनको चाहती है कि वो भी अलाइंड हो, जो डेवलपमेंट है उनके साथ में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो। मदरसा बोर्ड वहाँ पर है। मदरसा बोर्ड भी इस बात को देखती है कि एक तो रिकॉग्नाइज मदरसा होते हैं, एडेड होते हैं, अनएडेड मदरसा होते हैं, तो उनको पहले रजिस्टर्ड करना चाहती है जिससे कि मालूम हो कि कितने मदरसे चल रहे। ये सरकार का हक है। मुसलमानों के अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी है या सरकार उस तरह से एड्रेस नहीं कर पा रही? आपको क्या लगता है? आप इसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। देखिए, एक नैरेटिव इस देश में जनरेट हो गया है और नैरेटिव ऐसी जनरेट हुई है कि ये सरकार जो भी काम कर रही है ये मुसलमानों के हक में नहीं है। ये गलत है। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं अपने इस खास प्रोग्राम, खास इंटरव्यू में, जो हिंदुस्तान में अपने आप में एक अलग खुसूसियत रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब की, जो मौजूदा वक्त में NCMEI यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं, एक्टिंग चेयरमैन हैं, और उसके अलावा वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं और झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। MCPL जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक उर्दू का सबसे बड़ा इदारा है देश का, उसके वो वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उसकी, वो आज हमारे साथ है। और उनका सबसे बड़ा योगदान जो है वो माइनॉरिटी की शिक्षा को लेकर, और वक्फ कानून में उनका बहुत अच्छा खासा इनपुट रहा। जब वक्फ कानून बन रहे थे उस पर उन्होंने किताब भी लिखी है। और उसके अलावा और मदरसा एजुकेशन को लेकर और जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर बहुत बड़ा काम है इनका। तो हम आज बात करेंगे उनसे। वो हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ रखते हैं। प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है, वेलकम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि भारत एक्सप्रेस ने मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं तो भारत एक्सप्रेस के व्यूवर को जय हिंद से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि इतने जगहों पर मैं रहा हूँ क्योंकि सरकार और का विश्वास मेरे ऊपर रहा और उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और मैं जहाँ पर भी रहा हूँ वहाँ पर अपने टेन्योर को सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ में मैंने पूरा किया है। अभी जिस ओहदे पर हूँ, एक बड़ा ओहदा है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मेंबर होने के नाते, और मैं एज ए ऑफिस सिटिंग चेयरमैन भी अभी काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये इदारा है जिसमें जो माइनॉरिटी के जो इतने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको माइनॉरिटी स्टेटस ये कमीशन ग्रांट करती है,
और माइनॉरिटी का जो इंस्टीट्यूशन का डिक्लेरेशन होता है ये कमीशन से ही इसको दिया जाता है। ये कमीशन क्वासी जुडिशियल बॉडी है और सिविल कोर्ट का पावर है, और ये कमीशन माइनॉरिटीज के जो राइट्स है उसको सेफगार्ड करती है, जो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में है। तो ये सेफगार्ड करने का काम करते हैं। इसके अलावा भी ये कमीशन जो है एजुकेटरी फंक्शन के साथ में रिकमेंडरी फंक्शन भी है, और हम एडवाइजरी फंक्शन के तौर पर भी काम करते हैं। तो ये उसको बाखूबी हम लोग कर रहे हैं। और जितने भी कमीशन को एक्चुअली में इस बार थोड़ा उसको एक बार एक नया तौर पर हम लोग इसमें इसको एक बार ये कर रहे हैं कि कमीशन जो जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन इंस्टीट्यूशन को खास करके जो सरकार के जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके साथ में हम अलाइन कर रहे हैं, उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये कमीशन एक ब्रिज का काम कर रही है कि जो उनके इशूज है उनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, और उसमें हमें कामयाबी भी मिल रही है, और उनको अलाइन कर रहे हैं कि वो नेशन बिल्डिंग की तरफ भी अपना उनका कंट्रीब्यूशन कैसे हो। क्योंकि ये कमीशन में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है अभी 15,000 लगभग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कमीशन के अंडर में आते हैं, जिनको माइनॉरिटी स्टेटस देश भर में देश भर में माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट जिनको मिला है। अब उनको हम लोग इस बार एक नए प्लेटफॉर्म के तहत उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक नया प्लेटफॉर्म अपने वेबसाइट में डेवलप करके उनके जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको डेटा बैंक की तरह डिजिटल डेटा के तौर पर उनके हम सबसे डिमांड ऑलरेडी उनके पास भेजे हुए, और उनको हम एक नया प्लेटफॉर्म इसलिए ला रहे हैं कि उनको जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम है उनके साथ उनको अलाइन किया जाए, और उनके जो राइट्स है उसको ठीक ढंग से सेफगार्ड किया जाए। उनके कंट्रीब्यूशन क्या है, उनको सरकार के साथ में क्या उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और उनके कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में क्या है उनको दूसरे लोगों को भी, सरकार को और दूसरे लोगों को भी बताने की जरूरत है, और कमीशन बाखूबी ये काम कर रहा है। जी, ये जानना चाहेंगे कि ये तो आपने बताया कि ये सब कमीशन ये काम कर रहा है। आप जब से कमीशन में हैं तो आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी उपलब्धियां रही, और उन उपलब्धियों को हासिल करने में क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि सरकार का कोई हस्तक्षेप है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? देखिए, अगर उपलब्धि की बात करेंगे तो कमीशन 2004 में NCMEI एक्ट बना। हमारे सेक्शन 10 में ये प्रोविजन है कि सभी स्टेट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो नॉमिनेट करना है। जब मैं अपॉइंट हुए मेरे तो मालूम हुआ कि दिल्ली के सरकार ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट नहीं किया। पुरानी सरकार थी, अब कमीशन को किस लेवल में लेती थी मुझे नहीं मालूम है। यह जब मुझे मालूम हुआ तो मैं फिर LG साहब से जाकर मिला पर्सनली और उनसे बात की, तो अब दिल्ली ने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सेक्शन 10 जो हमारा है उसके तहत उन्होंने उसका नॉमिनेट कर दिया है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जी जी। दूसरी बात है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने लोग हैं वो कमीशन से कहीं ना कहीं वो बेदार नहीं थे, जागरूक नहीं थे और अवेयर नहीं थे। हमने वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे पे 18 दिसंबर को एक कार्यक्रम किया, क्योंकि कमीशन का 20 ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट डे भी हम लोग उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये पहली बार हुआ। और आप अगर उसमें मौजूद होंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब ने कहा कि उन्होंने अब तक इतने माइनॉरिटी राइट्स के लिए इतने प्रोग्राम किए हैं, इतने प्रोग्राम अटेंड किए हैं, लेकिन इतना बढ़िया और इतने बड़े लेवल पर पहली बार वो एड्रेस कर रहे हैं। तो ये सक्सेस की कामयाबी की एक पहली बात उन्होंने कही। और दूसरी बात है कि इसमें एक जितने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ऑफिसर्स थे वो तो आए ही थे, रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी है जो अंडर सेक्शन 2C में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1992 में जो नोटिफाई किए हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट और जैन कम्युनिटी, ये सारे कम्युनिटी के रिलीजियस लोग भी उसमें शामिल थे। सारे रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लोग थे। उसके अलावा मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग भी थे। उसमें LG साहब का भी एड्रेस था, उसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी थे। उसमें प्राइम मिनिस्टर के जो विजन है उनको प्राइम मिनिस्टर के विकसित भारत के विजन को भी हम लोगों ने उसमें रखा था, क्योंकि रोल ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन नेशन बिल्डिंग था और विकसित भारत में और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP के ऊपर में यह कार्यक्रम रखा गया था। इसमें उनके कार्यक्रम की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि उस बार पहली बार माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मोर देन 1000 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और मैं आपको बता रहा हूं कि उनको भी जब ये कार्यक्रम के बारे में जब मालूम हुआ तो उस कार्यक्रम को अटेंड किए, तो पहली बार, क्योंकि ये कमियां रहती है जैसे आपने कहा कि अचीवमेंट की बात है, तो उनको सरकार के साथ कनेक्ट नहीं
नहीं था, उनको थोड़ा लगता था कि सरकार के साथ में हम ठीक ढंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं ये बातें आई थी, तो मेरी जिम्मेदारी बनी कि मैं उनको एनसीएमआई के जो 20 ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट डे है उसमें एक कार्यक्रम करूं, उसमें वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे था, क्योंकि हम माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफगार्ड भी करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में। तो ये प्रोग्राम में दो बातें हुई कि हम सरकार के साथ उनको कनेक्ट किए, खुद एजुकेशन मिनिस्टर उसमें मौजूद थे, एलजी मौजूद थे, सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग मौजूद थे, प्लस इसको एक और इसको मतलब एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि इसमें मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग भी आदरणीय इंद्रेश कुमार जी को भी मैंने रखा था, जिससे कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और दूसरे जो लोग जो दूसरे धर्म के रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग हैं, जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी के अलावा, उनमें कहीं ना कहीं लगता है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं होता है। तो इसमें जो बातें आई कि हम आपका एनसीपीसीआर की जो डेटा है उसमें 64.2% बच्चे जो है नॉन माइनॉरिटी के बच्चे, जो दूसरे कम्युनिटी के बच्चे, उसमें ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको पढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जितने भी इंस्टीट्यूशन में है उसमें मोर देन 84%, 85%, 86% दूसरे कम्युनिटीज के बच्चे पढ़ते हैं। जी। उनका कंट्रीब्यूशन के जब हम लोगों ने आकलन किया तो उनका कंट्रीब्यूशन इस नेशन बिल्डिंग में, क्योंकि एजुकेशन से ही, तालीम से ही तरक्की और खुशहाली बिल्कुल आ सकती है। जी। और इनका रोल जो है जीडीपी में देखा गया कि जहां जहां पे हमारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्यादा है वहां जीडीपी भी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, वहां लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो ये डाटा भी चौंकाने वाले थे। और खास करके जब वहां सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए थे, जब मंत्री खुद बैठे हुए थे और दूसरे लोग भी थे, और उनका जो खास करके जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, विकसित भारत के लिए, उसको फिर किस तरह से आगे चैनलाइज करना है, उसी में अभी हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिनके उनके कंट्रीब्यूशन को उसमें हम लेकर आएंगे और उसको ठीक ढंग से इनका भी कैसे राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान को सुनिश्चित किया जाए। जी। साथ ही साथ कुछ बातें इसमें आई कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का और क्या रोल हो सकता है भारत को आगे बढ़ाने में, क्योंकि हम जाने जाते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जी ऑब्वियसली हमारी तहजीब जो है हम उसके लिए जाने जाते हैं। ये हिंदुस्तान मुल्क जो है, इससे प्यारा मुल्क पूरे दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। मैं भारत का नागरिक होने के नाते ये महसूस करता हूं, और इस कमीशन में होने के नाते, क्योंकि 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी को मैं डील कर रहा हूं, जब मैं बैनुल अक़वामी सतह पर दूसरे देशों के जब मैं स्टडी करता हूं तो यह पाता हूं कि यहाँ 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग तो आराम से रहते ही है, पूरे दुनिया में जितने भी रिलीजन के लोग हैं इस हिंदुस्तान में रहते हैं। और जितने अमन और भाईचारगी के साथ इस मुल्क में सभी को जगह दिया गया है, रिस्पेक्ट जो यहाँ भारत में सबको मिलता है, ये नॉर्मल बात नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है कि उन लोगों को मैंने कहा कि आप यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को ठीक ढंग से, क्योंकि तालीम से ही, एजुकेशन से ही आप उनको, शिक्षा से ही उनको आप बता सकते हैं। मैंने उनको आदेश किया कि आप जितने भी धर्म के रिलीजियस फेस्टिवल है सभी अपने स्कूलों में उसको सेलिब्रेट करें। आप जो है दूसरे कम्युनिटीज के लोगों को अपने स्कूल में बुलाए और उनको बताए कि आप क्या कर रहे हैं और आप उनका सहयोग ले। आप एमपी एमएलए को बुलाकर बताए कि एजुकेशन में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है और आप किस तरह से एक नया प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं। आप कंपिटेंट अथॉरिटी जो डीएम और डीसी होते हैं उनसे जाकर मिले, उनसे अपना सहयोग ले, और सबको मिलाकर इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए जो हम जाने जाते हैं, उस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास में है। जी ये बहुत बड़ी बात है, उसमें ये बातें सामने, और लोग आज देखिए अपने राइट्स के लिए तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं और उनके अवेयरनेस के लिए सेंसिटाइज कर रहे हैं अपने जो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में फंडामेंटल राइट्स है। कमीशन भी अपना काम कर रही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैंने भी बताने में मुझे कामयाबी मिली है कि उनको भी क्या काम करना है, अपने देश के जो कल्चर है उसके इथोज को मेंटेन करना है, और उसके हिसाब से मैं देख रहा हूं कि अब उनका कंट्रीब्यूशन जो है मैक्सिमम लेवल में रहेगा और कमीशन उनका साथ दे रही है, प्लेटफॉर्म का काम कर रही है, पीएम विकास योजना से भी उनको जोड़ रही है। और एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशन के तौर पर एजुकेशन मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में भी जितने स्कीम्स हैं उसको हम अपने पोर्टल में ला रहे हैं, और जितने इंस्टीट्यूशंस है, चाहे एनएमसी हो, यूजीसी हो, एआईसीटी हो, या नर्सिंग काउंसिल हो, फार्मेसी काउंसिल हो, उनके साथ भी मीटिंग करके ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके जो बात में खास करके जो कमियां हैं या उनमें कहीं ना कहीं लगता है इनको कि उनके साथ ठीक ढंग से एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उन इंस्टीट्यूशन को भी हम कमीशन बुलाकर उनके साथ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की भी मैं मीटिंग कर रहा हूं। तो ये 2-3 बातें है। अभी एक मुंबई में मैंने मीटिंग की, जो आप बोलेंगे हिस्टोरिकल मीटिंग है,
वहां पर अंजुमन इस्लाम जो बहुत पुराना इदारा है, उसमें मैंने उनको जिम्मेदारी दी कि आप कंडक्ट कीजिए। सरकार को मैंने डायरेक्शन दिया कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सारे लोग को आप बुलाइए, आप खुद आइए। जो कंपिटेंट अथॉरिटी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लोग थे, डीएम भी खुद हरसेल्फ जो वहां की डीएम थी वो प्रेजेंट रही थी, सारे अधिकारी थे, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो भी इश्यूज थे उनको देन एंड देयर सॉल्व किया गया। और मैं ये कर रहा हूं कि हर जगह जहां पर भी जा रहा हूं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये कर रहा हूं कि आप महीना में एक दिन आप इनके लिए टाइम निकालिए, जिसमें कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके पास में 3 बजे से 5 बजे आएंगे, जो भी अपना एक वक्त मुकर्रर कर दीजिए, और डीएम खुद इसको देखे, डीसी खुद इसको देखे और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करे। ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम करे। मुझे इस कमीशन में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि सरकार कमीशन में काम करने से रोक रही है। अगर काम करने से रोकती तो मैं इतना बड़ा कार्यक्रम करने में कामयाब नहीं होता। ये सरकार अगर ठीक ढंग से सरकार को जो लोग समझते हैं, मैं आपको यकीन के साथ बताना चाहता हूं कि सरकार चाहती है, जब इनका विजन विकसित भारत का 2047 का लेकर चल रही है, तो सरकार चाहती है कि सभी लोग मिलकर चले और भारत को आगे ले जाए। अब उसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है उसको मैं चेयरमैन होने, एक्टिंग चेयरमैन होने के नाते कोशिश कर रहा हूं, उसी तरह दूसरे इदारों को भी कोशिश करनी चाहिए। आपने जो बात कही अभी, ये एक अच्छी बात है कि अब सरकार हस्तक्षेप ने, क्योंकि तमाम डीएम से आपने को कहा है कि भाई महीने में कम से कम एक दिन वक्त निकालें और जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनके जिले में उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनको वक्त दें, उनको समझें, या उनके जो समस्याएं हैं लोकल उनको सॉल्व करें। उसी तरह से NCMEI से जुड़े हुए मदारिस भी हैं, जो देश में बहुत बड़ी तादाद में मदरसे भी हैं। उन मदरसों को लेकर एक परसेप्शन अलग तरह का है, उसको मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने के लिए NCMEI या आप क्या पहल कर रहे हैं कि विज्ञान तकनीक वगैरह से मदरसे को जोड़ा जाए, और एक तरह के ये कहें कि एक दकियानूस टाइप का जो इमेज रही है कि वहाँ सिर्फ रिलीजियस पढ़ाई होती है, उससे उसको बाहर निकाला जाए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका मैं उम्मीद कर रहा था ये क्वेश्चन आप पूछेंगे, क्योंकि मदरसा एक बड़ा एक ग्रुप है, मदरसा का जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के जो रिलीजियस लोग हैं, और मदरसों को माइनॉरिटी स्टेटस भी हम देते हैं। कुछ इशूज ऑलरेडी मदरसे पे चलते रहते हैं, क्योंकि मैं माइनॉरिटी कमीशन में भी रहा हूँ, उस समय भी मदरसों के इशूज को मैंने एड्रेस किया है। और ये कमीशन में रहने से कई वजह से ये तो है ही है कि हमारे डोमेन में वो आते हैं। जी मैं आपको बताता हूं कि जब मदरसों के कुछ इशूज जब माइनॉरिटी NCMEI में आए कि उनको ग्रांट करना है माइनॉरिटी स्टेटस, तो मैं इसके तह तक गया और मैंने एक मदरसों को केस स्टडी के तौर पर लेकर उसमें माइनॉरिटी स्टेटस से पहले जो मालूमात हासिल की, बहुत से मदरसे को मैंने उसमें लिया, लेकिन एक मदरसे का मैं एग्जाम्पल कोट करता हूं यहाँ पर कि जामिया आराफिया मदरसा कोशाम्बी में, उसमें सैयद अबू मियाँ करके उनके संस्थापक है जो उसको चलाते हैं। जब उन मदरसों में बात की तो उनका मैंने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखा कि वो दीनी तालीम के साथ में दुनियावी तालीम, खास करके मॉडर्न एजुकेशन भी दे रहे हैं, लड़कियों को भी तालीम दे रहे हैं, लड़कों को भी तालीम दे रहे हैं। उनका स्कूल भी एक वहां पर है, स्कूल को माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है और मदरसा को मिला हुआ है। मदरसे के बच्चे को जब मैं वहां पे एक प्रोग्राम में उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं खुद उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। वो गजाली डे का एक प्रोग्राम था। मैं वहां जाकर देखा तो मुझे लगा कि पूरे हिंदुस्तान के मदरसा को यही मॉडल होना चाहिए। उस मदरसा में इंटरनेशनली भी वो मदरसा रिकॉग्नाइज है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी से है, नेशनली उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से वो रिकॉग्नाइज्ड है। सबसे बड़ी बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया से भी उसको उन्होंने अपना इम्पैनलमेंट करा रहा है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है कि वहां के मदरसे के बच्चे डायरेक्टली जामिया में भी एडमिशन ले सकते हैं और वहां के बच्चे डायरेक्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। तो इसको दूसरी बात, उनके यहाँ सेंटर भी, मानू का भी सेंटर चल रहा है, NCPL का भी सेंटर चल रहा है, तो ये एक मॉडल है। और उनसे जब बातचीत हुई तो मैंने वहां देखा कि वहां के बच्चे जो है दीनी नॉलेज जितना उनको है, वो तो दीनी नॉलेज चाहिए, अच्छे इंसान बनने के लिए दीनी नॉलेज की जरूरत है, लेकिन दुनियावी नॉलेज में एट पार है। उनका इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन मैंने देखा, साइंटिफिक टेम्परामेंट देखा, नॉलेज देखा, तो मतलब एक मॉडल वो भी है। दूसरी मॉडल जो आप बात कर रहे हैं कि मदरसा एजुकेशन में, तो कुछ कमीशन में जो केसेस है उसमें रजिस्टर किया गया, क्योंकि हम एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी वहां के कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट से मंगाते हैं। कुछ मदरसे ऐसे होते हैं जो अपने मदरसा को जब रिपोर्ट मांगी गई तो मालूम वो मदरसा शिफ्ट कर लिए हैं। कुछ मदरसा के में ताला लगा हुआ है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ढंग से नहीं है। बहुत से मदरसे में ठीक है, जहां पर रिपोर्ट ठीक आती है उसमें माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करने में कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि माइनॉरिटी मिलने के बाद में एक उनको एक राइट्स मिल जाता है, वो सेफगार्ड हो जाते हैं, वहां पे आरटी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो ये कमीशन को भी देखना होता है कि ठीक ढंग से वो इंस्टीट्यूशन चल रहा है कि नहीं, रिकॉग्नाइज है कि नहीं। मैं मदरसों के उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि आप अपने मदरसे के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से चलाए। सरकार चाहती है कि आप अपने बच्चों को जो तालीम दे, वो दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम में मॉडर्न एजुकेशन के तौर पर लेकर जाए। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने 1858 में जो मदरसा कायम किया था, और उस समय उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की बात की थी मुरादाबाद में। उस टेम्परामेंट को आप जब समझेंगे तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक इतना बड़ा यूनिवर्सिटी कायम हुआ। आप भी उसी तौर पर अगर चीजों को समझेंगे तो आप क्या है कि मदरसा एजुकेशन में एक ऑब्जेक्टिव और एम से एक मिशन के साथ चले, और वो मिशन जो है ये देश के साथ अलाइन हो, इस हिंदुस्तान के साथ अलाइन हो, उसको देखकर समझे। और कुरान भी तालीम जो है, जो हदीस की तालीम है, मैं मुसलमान होने के नाते ये जानता हूं रोशनी में कि इस मुल्क से मोहब्बत करने की बात सिखाती है, जिस देश में रहते उस देश के कानून मानने की देती है, जो इस मुल्क में जरूरत पड़े तो कुर्बान होने के लिए कुर्बानी देने की बात हो, तो ये हदीसों के रोशनी में हमें मिलती है। तो ये मदरसा एजुकेशन में क्यों इस तरह के टेम्परामेंट को थोड़ा आगे ले जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा देखे। कहीं पर मैं झारखंड माइनॉरिटी कमीशन में था या फिर बाकी जगहों पर जो ये देखता हूं कि इनके अपॉइंटमेंट का भी जो मैकेनिज्म है वो ठीक नहीं है। इनको भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना होगा। कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म इनके यहाँ पर मदरसों में देखे जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट पद पर रहते हुए बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने अपने आप से इसको देखा है और मैंने एड्रेस किया है। अब हो सकता है कि मदरसा थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। ये शिकायतें मिलती है अभी आने से पहले भी कि कुछ मदरसों में उत्तर प्रदेश में कार्रवाई, खास तौर से उत्तर प्रदेश के मदारिस की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में मदारिस के जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनकी एक शिकायत है, उसके लिए उसको लेकर उन्होंने अभी गुज़श्ता दिनों कुछ प्रोटेस्ट भी करने की कोशिश की थी कि हर 3-4 महीने पर, साल में 4-5 बार ऐसा हो रहा है कि सरकार कुछ न कुछ डिटेल्स मांगती है, कभी ये कभी वो, तमाम चीज़ें उन लोगों ने अपने पोर्टल पर अपडेट कर रखी हैं। उसके बावजूद फिर से कोई नया नोटिफिकेशन, नया आदेश आ गया सरकार की तरफ से कि नहीं अब और आप ये डिटेल दीजिए। तो नई तरह की चीज़ें, नए तरह की डिटेल्स हर बार मांगे जाते हैं। तो क्या ये मदरसा, ये कहें कि मदरसा जो लोग चला रहे हैं उसको डिस्करेज करने की कोशिश है? ऐसा ही देख रहे हैं लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको बार बार हम लोग को परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे इश्यूज को कैसे एड्रेस करते हैं? आपके पास भी, चूंकि आप तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी आप पर भी है इसकी। नहीं, आप ठीक बोल रहे। कुछ बातें इसमें है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस तरह के डायरेक्शन रहते भी नहीं है, और कुछ अधिकारी इस तरह के इंस्पेक्शन जाकर कर लेते हैं मदरसों में, और उसकी रिपोर्ट उनसे लेते हैं, और बार बार उनको ऐसी भी शिकायतें सुनने में आई है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, जो सरकार के जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है, जो कंपिटेंट अधिकारी से बातचीत हुई, ऐसी बात नहीं है। सरकार उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहती है। सरकार उनको चाहती है कि वो भी अलाइंड हो, जो डेवलपमेंट है उनके साथ में। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, मदरसा बोर्ड वहां पर है, मदरसा बोर्ड भी इस बात को देखती है कि एक तो रिकॉग्नाइज मदरसा होते हैं, एडेड होते हैं, अनएडेड मदरसा होते हैं, तो उनको पहले रजिस्टर्ड करना चाहती है, जिससे कि मालूम हो कि कितने मदरसे चल रहे हैं। ये सरकार का हक है, इसको उत्तर प्रदेश में 2016 के बाद से किसी भी मदरसे को रजिस्टर्ड किया ही नहीं गया। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। ये देखिए, कभी ये क्वेश्चन होता है कि नहीं सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि ये रजिस्टर्ड हो, तो ये क्वेश्चन होता है कि हम रजिस्टर्ड नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये मुल्क में एक अपना एक कानून है मुल्क का। अगर सरकार चाहती है कि सारे सरकार में रहने वाले जितने लोग हैं सब सरकार के अधीन आते हैं, सरकार किसी की भी हो, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूं। अगर सरकार का आदेश होता है कि सारे मदरसों को रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो मदरसों को रजिस्टर्ड होने में कोई क्या दिक्कत है? मदरसा रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड होने के साथ में मदरसों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा रजिस्टर्ड होने से, क्योंकि आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो आपके राइट्स को सेफगार्ड करती है। उस राइट्स में आप सेफगार्ड होंगे अगर आप ठीक ढंग से रजिस्टर्ड होंगे। सरकार के जो कानून और नियम जो बनाए गए उसके तहत आप चलेंगे। मदरसा बोर्ड ने कानून बनाया है, और ऐसे सूचना अगर शिकायतें आती है, अगर कि मदरसों को बार बार अगर रिव्यू किया जा रहा है, बार बार ये किया जा रहा है, मैं उनको बोलूंगा कि आप जो है इस कमीशन में अंडर सेक्शन 12FD के तहत केस दर्ज करें। हम लोगों ने इस तरह के केस को डील किया है। हम उनके जो अधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट कंसर्न है, उनको बुलाकर हम बात करेंगे कि आखिर आप क्यों बार बार नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं मदरसों पे। तो अगर हम कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि अधिकारियों को मालूम होगा कि ये मदरसे वाले लोग भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसके तहत जा रहे हैं। आप धरना प्रदर्शन, हल्ला हंगामा,
पॉलिटिकल पार्टीज के, कहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के इसमें आकर मदरसों में उस तरह की बातें करते हैं, तो उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए और उसमें ठीक ढंग से उसको एड्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन गैप जो है उसको सरकार के साथ मिलकर, कमीशन के साथ मिलकर एक आवेदन दे। मैं उसको एड्रेस करने के लिए तैयार हूं। मैं उन अधिकारियों को बुलाकर एक बार बातचीत करूंगा कि क्यों बार बार आखिर ये जरूरत पड़ रही है। जी जी ऐसी बात नहीं है। सरकार, मेरी जो उत्तर प्रदेश शासन से जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था, मुझे याद है कि मैं एक बार दो बार स्ट्रीमलाइन कर लेकर, बार बार करने वाली कोई ऐसी मतलब नहीं होती है। एक बार में जो करना है कर लिया जाए, मैक्सिमम 2 बार, जरूरत पड़े तो ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो डिमांड है उसको फुलफिल करवा लिया जाए। जी, जी, लेकिन जी। ऐसा तंग करने वाली अगर प्रवृत्ति होगी तो कमीशन में है, मैं सरकार से बात करने के लिए तैयार हूं। मैं उन अधिकारियों को कमीशन में जो हमारा पावर है बुलाकर कमीशन में बात करके मदरसे के नुमाइंदे जो करने वाले लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव, उनको ही बुलाकर मैं बात करूंगा। आपको भारत एक्सप्रेस में मैं आया हूं, मैं आपको यकीन दिलाऊं, जब बुलाऊंगा तो आपको ही बुलाऊंगा, आप उसको देख लेंगे। जी, तो मदरसे के रजिस्ट्रेशन को लेकर और मदरसा बार बार सरकार की तरफ से जो आदेश आता है मदरसों को कि ये डिटेल दीजिए, वो डिटेल दीजिए, उसको लेकर एक आश्वासन दिया है आज प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब ने, ऑफिशिएटिंग चेयरमैन हैं एनसीएमआई के। मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि वो इनसे राब्ता जरूर करें कि क्या परेशानी हो रही है मदारिस को लेकर। आवेदन दे, मैं कोर्ट जी, में, आवेदन कमीशन के कोर्ट में उसको केस रजिस्टर्ड करके मैं इसको जी, डील करूंगा। जी, मैं जी, आश्वासन के साथ में कमीशन के जो प्रोविजन है उसमें काम करता हूं। जी, जी, नहीं, और ठीक है, मैं काम बिल्कुल। करूंगा। ये आश्वासन शब्द आपने दिया, ये कभी कभी ऐसा लगता है कि आश्वासन ये दे रहा हूं। पॉलिटिकल आश्वासन की बात मैं नहीं कर रहा नहीं हूं। नहीं, मुझे लगा आपके बात से कहीं ऐसी बात नहीं है कि आप पॉलिटिकल आश्वासन की बात कर रहे हो। आश्वासन वो कमीशन में जो लेट डाउन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके तहत केस रजिस्टर्ड करके ये बात को मैं तीनों को बुलाकर कोर्ट में इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी बात ऑलरेडी कंपिटेंट अथॉरिटी से इस सिलसिले में हुई है। जी, जी। और आप जी का कहना जिस तरह से बार बार किया जा रहा है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। जी, बात हम लोग मदारिस की कर रहे थे, बात फिर आती है इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये सब सेंसिटिव इश्यूज हैं देश में, ये सब इश्यूज जो हैं काफी संवेदनशील मान लिए जाते हैं। मदरसा और जनसंख्या की बात फिर होती है तो मुसलमान फौरन या तो खुद जोड़ लेता है जनसंख्या के मामले को, या दूसरे लोग या मीडिया जोड़ देता है। उसी तरह से एक नेशन वन लॉ की बात होती है तो फौरन वो मुसलमानों को फिर लगता है वो डिफेंसिव हो जाते हैं या फिर दूसरे डिफेंसिव कर देते हैं। तो इस तरह फिर वक्फ की बात हुई तो फिर वक्फ को भी लगा कि सरकार का जो फैसला था या वक्फ एक्ट आया तो मुसलमानों को लगा कि नहीं ये तो हमारे खिलाफ है। चूंकि वक्फ पर एक आपने किताब भी लिखी तो इस पर बात करेंगे। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी है या सरकार उस तरह से एड्रेस नहीं कर पा रही? आपको क्या लगता है? आप इस इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। देखिए, एक नैरेटिव इस देश में जनरेट हो गया है और नैरेटिव ऐसी जनरेट हुई है कि ये सरकार जो भी काम कर रही है ये मुसलमानों के हक में नहीं है। ये गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, ये सरासर गलत है। सरकार जो काम करती है, सरकार का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। मैं भी आज सरकार के जो अगर उच्च पद पे चले जाऊं तो मैं काम करूंगा, मैं ये नहीं काम करूंगा कि कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन जैन है। इतने धर्म के लोग रहते हैं, इतने रीजन में लोग, अलग अलग रीजन के हिसाब से मैं शासन नहीं चलाऊंगा। मैं हिंदुस्तान के हिसाब से शासन चलाऊंगा। अगर मुझे जरूरत हो, जिसमें इंसाफ देने की बात हो, अगर वन नेशन वन लॉ की बात हो तो मुसलमान के लिए इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये मुसलमान क्यों इसको अपने ऊपर में ले लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जितने भी देश है, आप एक बार कंपैरेटिव स्टडीज कर लीजिए ना, सब देश का अलग अलग कानून है। चाहे इराक हो, ईरान हो, फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, जो भी हो, वहां भी मुसलमान रह रहे हैं। ब्रिटेन में भी मुसलमान रह रहे हैं, जर्मनी में भी मुसलमान रह रहे हैं, जापान में भी रह रहे हैं, चीन में भी रह रहे हैं। सब जगह का कंपैरेटिव स्टडी करके देखेंगे तब आपको महसूस होगा। मैं आपको खालिद साहब बताता हूं, महसूस होगा कि ये हिंदुस्तान का जो कानून है, वन नेशन वन लॉ भी जो कानून आ रहा है, वो मैं ये जो है पूरे हिंदुस्तानियों को देख कर आ रहा है। अगर मैं हिंदुस्तानी बनकर सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि सरकार के ये कदम सराहनीय है और सरकार के साथ हमें रहना चाहिए। अगर मैं उसको हिंदू बनकर, मुसलमान बनकर, ईसाई बनकर, सिख बनकर, बुद्धिस्ट बनकर, पारसी बनकर अगर उस कानून के बारे में सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरे राइट्स के साथ में इनजस्टिस हो रहा है। क्यों ये सोचना? पहले आप हिंदुस्तानी बने, उसके बाद सोचे। वक्फ एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट आया, जैसे आपने कहा कि मैंने किताब भी आपने उस पर किताब भी लिखी है, कुछ रिकमेंडेशंस भी। इसलिए आई कि मैं इस बात को, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहा हूं पहले झारखंड में, वहां पर मैंने वक्फ को भी डील किया है। माइनॉरिटी कमीशन एक बड़ा पद होता है किसी भी स्टेट के लिए, और जब मैंने वक्फ को डील किया तो मैं उनके बारीकियों में जब गया हूं तो मुसलमान होने के नाते मुझे लगा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है स्ट्रक्चर नहीं है। इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सोसाइटी से या ट्रस्ट से या जिससे भी है, या खास करके वक्फ से जितने भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उन इदारों में चाहे मुतवल्ली हो, चाहे जो लोग भी उसमें काबिज है,
वो जो काम करें उनके साथ उनके पास में ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है। अब बात करें अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई आदमी अगर उसमें बैठा हुआ मुतवल्ली के तौर पर इलेक्शन होता है, उसमें मारपीट हो जाते हैं। मस्जिद कमेटी के इलेक्शन में मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने एक दो नहीं बहुत जगहों पर देखा है, हम लोगों ने भी मारपीट होता है, केस मुकदमा होता है। आप अगर बात करेंगे मुसलमान होने के नाते, मस्जिद कमेटी के सदर होने के इलेक्शन में, ये कैसी बात है, शर्म आती है मुझे बोलने में। मैं आपके सामने इसलिए एड्रेस करना चाहता हूं कि मैं पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग को ये बताना चाहता हूं, मस्जिद एक ऐसा इदारा है, इसको कम से कम बकस दिया जाए। इसमें कम से कम आप खुद चयन कर ले कि कौन आदमी दीन की खिदमत कर सकता है। जी जी, इसी तरह से अंजुमन इस्लामिया के जितने भी इदारे पूरे हिंदुस्तान में हैं, उसके भी इलेक्शन में आप देखेंगे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उसके इदारे में जो दुकानें हैं, जी जी, उस दुकानों का रेट फिक्सेशन मार्केट रेट से नहीं है। वहां पे भी भाई भतीजावाद है। उनके अंदर में जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, उसमें जो माइनॉरिटी के जो खास करके जो पद है, किस लिए खाली है? क्योंकि उन पदों को इसलिए नहीं भर पा रहे हैं कि वो अपने रिलेटिव को वहां रखना चाहते हैं। मेरे पास ये सबूत भी इसके हैं। और कुछ जगहों पे, कुछ इदारों पे, जब मैं रांची में था, मैंने उनको आदेश किया कि इसमें आप वैकेंसी 36-35 वैकेंसी खाली है, इसको भरिए। आप नहीं भर पाए हो, क्योंकि उनको लड़ाई हो गई उनके यहां कि इसको कैसे भरा जाए। मैंने इलेक्शन देखा और पूरे इसमें तो मैं इतने दर्द मेरे अंदर में है कि हम अपने इदारों को ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे। अब बात आई सरकार की, कोर्ट में इतने सारे केसेस हैं। बिल्कुल, सरकार अब इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी फिक्स करना चाहती है। अब जैसे बात होती है, सरकार ने अमेंडमेंट लाया, मैंने पहले ही कहा कि सरकार मतलब अगेंस्ट मुस्लिम, उसके बाद पूरे जो वक्त से जुड़े हुए लोग, जो मजबूत लोग हैं, इस तरह से हावी हो जाते हैं और इस तरह से वॉइस को स्ट्रांग करते, चाहे जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उनको इसकी चिंता नहीं है कि अपने घर को सुधारे। मैं तो बार बार अपील करता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा बीच का रास्ता लिया। मैं चाहता हूं कि दोनों कम्युनिटी के लोग में बातचीत हो, एक दूसरे में ट्रस्ट हो, विश्वास हो। वक्फ एक्ट बनने के बाद भी जो कई मुस्लिम इदारे हैं, मैं अगर नाम लूं, चूंकि एज ए जर्नलिस्ट, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या और भी मुख्तलिफ इदारे, वो आज भी प्रोटेस्ट करते हैं एक्ट बनने के बाद भी कि उसमें तरामीम की जाए, उसमें अमेंडमेंट किया जाए। तो और वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो सरकार पर वो भरोसा नहीं हो पा रहा है उनको। तो आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है कि बीच की जो खाई है सरकार और मुसलमानों के बीच, या जो मुस्लिम जो बड़े इदारे हैं, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे इस खाई को इन दोनों के दरमियान पाटी जाए? ये एक बड़ा मसला है। देखिए, बड़ा मसला तो है। मैंने जैसे कहा कि कोई बात जो है आपसी बातचीत से होनी चाहिए। इस सरकार में जो बातचीत करने का है कि पहले ही हम प्रीजुडिस हो जाएंगे कि नहीं, मुझे सरकार ने जो स्कीम लाई है वो गड़बड़ है, या जो भी वक्फ से रिलेटेड जो तरमीम की है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में जो आया है, तो इसको बारीकियों को समझने की जरूरत है। खास करके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी जी जी, लेकिन मैं इस हिंदुस्तान में देख रहा हूं जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है, उसको इन्होंने वाइडर एस्पेक्ट में, उसको आम जनता तक में उस लेवल में लेकर आ गए हैं, जो कि वो ठीक नहीं हो। नैरेटिव जनरेट करना ठीक नहीं है, ये इस हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूं, प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दीनी एतबार से जो बातें होनी चाहिए मस्जिदों में, खानकाह में, मदरसों में, वो उनका अलग इदारा है, उसमें वो दीन की बात करें, क्योंकि दीन से ही हम इस हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर अच्छे इंसान लोगों को बनाकर इसको हम संवार सकते हैं। वहां पर भी पॉलिटिक्स होती है। जितने भी इशूज आए हैं, मान लीजिए जनसंख्या क्या है, तो आप देखेंगे कि इशूज को ऐसे एड्रेस कर दिया जाता है कि मस्जिदों से भी अनाउंसमेंट होने लगते हैं, मदरसों में भी इसको होने लगते हैं, मजारों से भी ये प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इसको समझना चाहिए। आपका इदारा जो है, रिलीजियस जो इदारा है, उसमें धर्म सबका अपना अपना है। मैंने कहा कि ये मुल्क इतना प्यारा है कि सभी धर्मों को आजादी देता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्यारा है कि सबके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एड्रेस करता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, आप कोर्ट में गए हैं, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपका राइट्स है। प्रोटेस्ट करने का राइट्स का दायरा को इतना मत बढ़ा दीजिए कि एक नफरत हो। मैंने देखा कि सीएए के टाइम में भी जो आंदोलन हुए, उसमें आंदोलन ठीक है, एक ग्रुप आंदोलन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते ये दो रिलीजियस ग्रुप के आंदोलन में ये कन्वर्ट हो गया। अब मैंने जामिया में भी देखा, बाकी जगह हिंदुस्तान में भी देखा। तो इसको किस तरह से एड्रेस करना है? हमारे जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, उलमा हजरात है, जो टॉप लेवल के जो इदारे हैं, जो ऑलरेडी एसोसिएशन चला रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि एक बार बैठ के इसको समझे और उसको एड्रेस करने के लिए
ठीक ढंग से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके तहत जाए। अपील हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आएंगे, हो सकता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के वक्फ अमेंडमेंट बिल से कहीं प्रॉब्लम हो सकते हैं। मेरे नजरों में अगर बात करेंगे तो सरकार ने जो अमेंडमेंट लाया उसको एक बार देखना चाहिए और देखने के साथ में उनके बारीकियों को समझना चाहिए, क्योंकि जब मेरी बात हुई तो वक्फ बाय यूजर्स में भी जिस दिन सरकार लाई है कानून उसके बाद से वो होगा, उसके बाद 6 महीने के लिए टाइम दिया जा रहा है कि ऐसे प्रॉपर्टी जो अनरजिस्टर्ड है उस प्रॉपर्टी को आप विदाउट पेपर आप इसको पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा लीजिए। तो सारी प्रॉपर्टी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो ये अच्छी बात है। मैंने मदरसों के लिए भी आप बात कहा कि आपको इस देश में आगे लेकर इस देश को बहुत आगे जाना है, उसमें अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी का कोई भी जगह हो, कोई हो, मैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बात नहीं कर रहा हूं। अगर सरकार चाहती है कि उनको अकाउंटेबल बनाना, हाँ, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, तो हम लोग को सरकार के साथ रहना चाहिए और जाना चाहिए। मैं अपील करता हूं जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से इस बातों को समझे, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके तहत प्रोटेस्ट हो, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको अधिकार दिए उसके साथ केस भी रजिस्टर्ड कीजिए आप, लेकिन इसको इस दायरे को ऐसा मत बनाइए कि इस तरह से प्रोटेस्ट को डिजाइन नहीं कीजिए कि ये दो कम्युनिटी के बीच का मामला बन जाए और कहीं ना कहीं मैं ये बात बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं ये नफरत आगे बढ़ने लगे और नफरत के साथ में ये मुल्क में जो हम चाहते हैं कि अमन और भाईचारगी वाला मुल्क, जो हमारा तहजीब वाला जो मुल्क है, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उसके ताना बाना में कहीं गड़बड़ी ना हो। तो मुझे यकीन है और मैं ये देखा हूं कि मैंने भी स्टडी किया आजादी के पहले से, आजादी के टाइम में 1857 में हमारे उलमाए हजरात का रोल बहुत ही, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि इस हिंदुस्तान को मतलब आजाद करने में उनका एक अहम रोल रहा है। आज भी इस हिंदुस्तान को जरूरत है उनकी। मैं ये बोलता हूं, सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि उनसे बात करे। ये इदारे चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, ये प्योर इदारे, अगर कुछ के एक दो लोग को छोड़ दे, मुल्क बहुत बड़ा है जी, ये सारे लोग प्योर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले, देश को आजाद करने वाले लोग हैं। और मुस्लिम पहले भी हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और मरते दम तक हिंदुस्तानी रहेंगे। बिल्कुल। और इस मुल्क के लिए जब जब जरूरत पड़ी, पहले भी कुर्बानी दी थी, आने वाले दिनों में भी कुर्बानी देंगे। तो ये उलमा हजरात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अमन भाईचारगी इस देश में बने, उसके लिए जो भी जरूरत पड़ सकती है उनको आगे आके बात करनी चाहिए। सरकार के साथ भी बात का रास्ता खुला रखना चाहिए। आप एक महत्वपूर्ण सरकारी पद पर भी हैं, आप साथ में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और MRM मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वेनर भी हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि ये जो खाई है, ये जो गैप है दो कम्युनिटी के बीच में, अभी आपने कहा कि दो कम्युनिटी का मसला बना दिया जा रहा है, एक तरफ तो सरकार के साथ जो गैप है और दूसरी तरफ जो दो कम्युनिटी के बीच की जो गैप है, आपको क्या लगता है कि इस गैप को कैसे पाटा जा सकता है और क्या MRM, चूंकि MRM को कहा जाता है कि यह RSS का एक मुस्लिम विंग है, ये एक परसेप्शन आमतौर पर मुसलमानों में है, तो आप उस हैसियत से आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए कि ये गैप खत्म हो दो कम्युनिटी के बीच भी और सरकार और कम्युनिटी के बीच भी? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जहाँ तक बात है, जब मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जुड़ा तो मैं बहुत सोच समझकर बातचीत करके ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लोग हैं, खास करके जो इसका ऑर्गेनाइजेशन के मंच के जो मार्गदर्शक और रहबर है डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, उनसे बात करके ही मैं जुड़ा हूँ। जुड़ने के बाद मुझे ये नहीं मालूम था कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद ये इतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा। मैंने एक कार्यक्रम किया और कार्यक्रम के बाद के जब मुझे कुछ सीन दिखे, मैंने एक रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रांची में किया और उसमें फिर ऐसे माहौल आए कि लोगों ने कहा कि डॉक्टर शाहिद अख्तर जिसको इतना मोहब्बत करते थे, क्योंकि मैंने हमेशा सेवा का काम किया है और इस देश के लिए जो भी कर सकता हूं मैंने करने की कोशिश की, उस जमाने में मैं करता था। मेरे रिलेशन हमेशा, चाहे उलमाओं की बात कीजिए या इदारों की बात कीजिए या दूसरे कम्युनिटीज की बात कीजिए, खास करके जो मेजोरिटी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ मेरा रिलेशन पहले से ही बहुत अच्छा था। जब मैंने इस सोचा कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन RSS जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है, जब मुझे उस जमाने में, जो कि उस समय मेरी समझ भी हो सकता है कम होगी, ये मैं बात बता रहा हूं 2007-2008 में ये बातें सामने आने लगी कि जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, मेरा क्या स्टैंड होना चाहिए। जी जी। तो फिर मैंने एक सोचा बहुत ज्यादा और उसके बाद लोगों के कार्यक्रम के बाद में विरोध आए, न्यूज़पेपर में मीडिया का रोल भी बहुत अच्छा नहीं रहा, उन्होंने भी जिस तरह से मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश की। फिर मैं ऐसे सिचुएशन में मैंने हमेशा ये किया है कि आज मैं इस मुकाम पर इसलिए हूं कि मैं आंख बंद करके फिर ऊपर वालों को याद करता हूं
और ऊपर वाले को याद करने के बाद में सूरह अल इमरान का एक आयत है, हस्बुनल्लाह व निमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। तो उस अल्लाह इज सफिशिएंट, तो उसके लिए फिर मैंने ये लगा कि नहीं, अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मुसलमानों का कोई डायलॉग नहीं है और मेरे जैसा व्यक्ति अगर चुप रह जाएगा, अगर इन जो भी कट्टरपंथी लोग अगर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आपको तो मालूम है कि हम लोगों को शायद काफी धमकियां भी मिली आपको, काफी ये हुआ। लेकिन उस जमाने में भी मैंने ये सोचा, मैं बता रहा हूं कि मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मेरी कुछ उलमा हजरात से बातचीत भी हुई, बोली अगर आपकी नीयत ठीक है, आप अपने अल्लाह को अगर मानते हैं और आप अगर ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रखकर अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं तो आपको इसमें जुड़ना चाहिए। तो ये मैं बताया कि टेम्परेचर हाई, उसके बाद ये कार्यक्रम मैंने किया और उसके बाद तरह तरह के आरोप लगे। लेकिन अब देखिए आज के सिचुएशन, 2014 के बाद सरकार बदली, सिचुएशन आया, अब मुझे इतनी खुशी होती है कि वही लोग जो मेरा उस समय विरोध करते थे आज वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि साहिब साहब ये काम जो है डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी अगर फोन कर देंगे तो हो जाएगा, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक। मैंने ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, कितना काम किया हूं मैं आपको बता नहीं सकता हूं इस चैनल के माध्यम से। उन लोगों के काम किए हैं, ऐसे ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व किए हैं जो हिंदुस्तान में पर्सनल कैपेसिटी में कोई नहीं कर सकता है। और ये इसकी ब्यूटी है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जब राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते, और ये डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी का साथ और आरएसएस के साथ में जो रिलेशन, आरएसएस को जो समझने का मुझे मौका मिला, और आज देखिए कि डायलॉग का सिलसिला स्टार्ट हो गया। अभी संचालक महोदय जी ने भी एक डायलॉग कि उलमा हजरात के साथ डायलॉग की, अभी मीडिया के साथ भी बातचीत हुई जिसमें मैं खुद शामिल था। डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने भी एक डायलॉग की मुहिम रहा। मैं डायलॉग के लिए अपनी जिंदगी को इस हिंदुस्तान के लिए वक्फ किया हूं कि इस हिंदुस्तान में जो नफरत है, कट्टरता है, दंगा, जो उतने छोटे छोटे इशूज में दंगा हो जाते हैं, मैं चाहता हूं दंगा मुक्त, दहशत मुक्त भारत बने, कट्टरता और नफरत वाला भारत ना बने। मैं चाहता हूं अमन और भाईचारा युक्त भारत बने, तालीम और तरक्की वाला भारत बने। ऐसे के लिए स्टैंड लेने में क्या अर्ज है? उसके लिए मुझे अगर 100 क्या करोड़ों गाली देते हैं दे, लेकिन मैंने आपको बताया कि आज अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो उनको डॉक्टर शाहिद अख्तर की याद आती है। इसलिए याद आती है कि मैंने जो 2007 में जो स्टैंड लिया था, अगर वो स्टैंड मुझे इतने दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मुझे याद है कि मेरी मां ने उसमें, जो मुझे बहुत मोहब्बत करती है, मैं उनके दुआओं के नतीजा में आज यहां पर पहुंचा हूं। उनसे जब मेरी बात, उन्होंने कहा कि बेटा एक बार देख लो, जो तुम करो अगर तुम सही कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ में हूं। मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ दिया उस समय, तब मैं इतना मजबूत बना कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर आज, मैं, आप यकीन मानेंगे कि लाखों लोगों तक तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ दिया है और इसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक है। आज नेशनली नहीं, इंटरनेशनली बात होती है। जितने भी इस देश के इशूज है, चाहे आप 370-35 की बात करेंगे, चाहे कॉ प्रोटेक्शन की बात करेंगे, बाबरी मस्जिद वाले जो राम मंदिर के इशूज की बात करेंगे, वह अमेंडमेंट के बिल की बात करेंगे, कोई भी इशूज आते हैं उसको कम से कम एड्रेस करने की हिम्मत है सरकार से भी बात करने की, दूसरे कम्युनिटी से भी बात करने की। और मुझे कम्युनिटी के लोगों ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में साथ दिया, ऐसा नहीं कि मेरा रास्ता ऐसा चला गया। और मैंने ये देखा कि आरएसएस के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लोग हैं, उनको मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि साहिब साहब आप मुसलमान हैं, मुसलमान भर के इस ऑर्गेनाइजेशन में रहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि साहिब साहब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आए, अपना प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। मैं वहां रहकर भी जब भी ऐसे मौके आए, मैंने नमाज पढ़ी है और उन लोगों ने नमाज के लिए जगह दी है और आराम से मुझे इज्जत के साथ रखा है, क्योंकि उनका यही कहना है कि सबका धर्म अलग अलग है, आप अपनी धार्मिक गतिविधियों में रहे, अपनी धर्म का अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से उसका पालन करें। लेकिन हम सबको जो कनेक्ट करती है वो देश कनेक्ट करती है, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत हम समझे, हमारे पूर्वज एक है। हम अगर बात करेंगे, हमारे जितने भी हिंदू भाई है, हम भी हो सकता है कि उनके अगर 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी जाएंगे तो हमारा भी कनेक्ट कहीं ना कहीं आपस में एक है। जब हमारे पूर्वज से साझा है, हमारे तहजीब साझा है, हमारा देश एक है, हम सब एक जगह मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दीवार है, इधर राम रह रहे हैं, उधर रहीम रह रहे हैं और सब मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। कुछ केसेस देश में आएंगे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मसला है जो मुसलमानों को ऐसा लगता है, या देश में बहुत सारी जो घटनाएं होती रहती हैं। अब अगर हम एक बात आपने भी कश्मीर की निकाली, कश्मीर को लेकर एक अलग परसेप्शन मुसलमानों में बन जाता है, खासतौर से कश्मीरियों में। अब तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं, जब जो 370 जब हटाया गया है तो उसी तरह से लिंचिंग का मामला,
आए दिन खबरें आती हैं कि गाय के नाम पर लिंचिंग कर दी गई किसी न किसी मुसलमान के, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी हरियाणा में, कहीं इस तरह से इस बहुत सारे मसले हैं। या फिर नमाज पढ़ने को लेकर पाबंदी, किसी ने अगर मॉल में या किसी पार्क में नमाज पढ़ ली तो किसी ने वीडियो बना दिया तो वो ऐसा वायरल हुआ कि पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। फिर कांवड़ यात्रा, तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि फिर कांवड़ यात्रा पर वो इस तरह की छूट क्यों, फिर नमाज के लिए क्यों पाबंदी। तो बहुत सारे मसले हैं और ये तमाम वो लोग करते हैं, ये जो इस तरह के झमेले जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, और अक्सर ये परसेप्शन होता है कि वो फ्रिंज एलिमेंट शायद आरएसएस से अपने आप को जोड़ के बोलते हैं कि हम उनसे जुड़े हुए, सो ओवरऑल संघ का पार्ट हैं। देखिए ऐसी बात नहीं तो है। इस कंफ्यूजन को भी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए। सर संचालक जी से एक मीटिंग एक किताब के लॉन्चिंग के सिलसिले में गाजियाबाद में हुई थी। 2 दिन मैं भी उनके साथ में रहा था। इन सब इशूज पे बातचीत हुई थी। जी जी। तो इन इशू पे उनका जो खुलकर बयान सामने आया था कि जो लिंचिंग करने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान में है, जो पाकिस्तान जाने बोलते हैं वो हिंदुत्व के इसमें है। वो स्टेटमेंट आपने देखा होगा, सबका डीएनए एक है। हाँ हाँ। और जो लोग ये करते हैं वो लोग डिफरेंट होते हैं। और लिंचिंग की जहां तक बात है, इसलिए मैंने कहा कि गौ प्रोटेक्शन, गौ की हत्या जो होना वो भी कानून के खिलाफ से जुर्म है। मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग मैं देखता हूं कि इसमें आते हैं सामने, और उनको जैसे देवबंद का मैंने देखता हूं कि हर बकरीद के या ईद उल अजहा के टाइम में आता है कि प्रतिबंधित जो भी जानवर उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ये हकीकत है इस देश में, इस देश में। और दूसरी बातें ये है कि आपको ये बात को समझना होगा कि अवेयर करना होगा कि इसके लिए भी आपको काम करने की जरूरत है। रही बात लिंचिंग की, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक डायरेक्टिव से एक डिजाइन किया है, सारे डीजीपी को आदेश किया है। मुझे याद है मैं माइनॉरिटी कमीशन में था चेयरमैन, उस समय ये आदेश आए थे। मैंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को इस आदेश को पालन करने के लिए लेटर इशू किया था कि आप इसको वर्ड टू वर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी उसके तहत आए। फिर भी अगर इस तरह की घटना होती है, इस घटना को आदमी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, निंदनीय है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और लेकिन दूसरे तरफ ये भी ख्याल रखना चाहिए, पहलू के 2 सिक्के हैं। मैंने कहता हूं कि नो काउ लिंचिंग, नो मैन लिंचिंग, ये हिंदुस्तान कब बनेगा, ये भी एक देखने की जरूरत है। ये नफरत कहीं ना कहीं है, इसको एड्रेस कौन करेगा? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के होने के नाते इसको एड्रेस करने की हिम्मत हम लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते, खासकर के उलमा हजरात भी लोग साथ देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए, ये सामाजिक स्तर की इशू है। अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तभी ला सकते हैं जब हम समाज में रिफॉर्म्स लाए। ये आपस में बैठकर बातचीत करने का है कि अगर हम क्या क्या कर रहे हैं। अगर मतलब जिस तरह से मैंने कहा कि नो काउ लिंचिंग, नो मैन लिंचिंग, ये इसको उस तरह से, लेकिन मैन लिंचिंग की जहां तक बात है वो सरासर गलत है। मैं उसको मतलब कतई बर्दाश्त नहीं करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसको सरकार जहां जहां पर है उसको पालन करे और उसको देखे। और इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो ये घटना क्यों, इसके पीछे के भी कारणों को जानकर कम से कम डायलॉग को ये करे, और डायलॉग करने के बाद में ये बताए कि इस तरह की घटना ना हो दोबारा। और मैंने कहा कि जो कमियां हैं, जो गैप है, वो गैप को भरने के लिए कौन आगे आएगा? आज तो मैं आगे आया हूं कि डायलॉग कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। ऐसे मेरे अकेले आने से कुछ नहीं होगा। जो मजबूत संगठन है, जो अपने आप को मानते हैं कि उनको आगे आकर बात करना होगा, क्योंकि मुल्क है तो हम है। जी जी जी, इस बात को समझना होगा। अगर ये देश है तो हम है, ये बात लोग नहीं समझ रहे। ताना बाना को बिगाड़ने में जो लोग कट्टरता नफरत फैला रहे हैं, कहीं ऐसा मौका ना आ जाए कि हम देश ही नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे। इस देश को बचाने की मुहिम में सब लोग को आगे आना चाहिए। तो इस तरह के इशू जो आ रहे हैं, जो 1-2 इशू रहते हैं, बहुत ज्यादा इशूज नहीं रहते, इसको नेशनल इशू बना दिया जाता है। मुल्क बहुत बड़ा है। लेकिन ये नेशनल इशू कौन बनाता है? ये नेशनल इशू मीडिया भी बना देता है। मीडिया बजाय ऐसी घटनाएं होती हैं तो विवाद को बढ़ा देता है। ऐसा लगता है, पर जनरल परसेप्शन है लोग कि मीडिया उसको इतना हाइप दे देता है कि वो एक अलग तरह का देश में परसेप्शन बन जाता है। हर चीज हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखी जाने लगती है। इसका क्या उपाय है? आपको क्या लगता है कि मीडिया को एक सकारात्मक जो भूमिका है या पॉजिटिव रोल कैसे प्ले करना चाहिए? इतनी कोशिशें होती हैं कि मीडिया इस तरह की चीजों को इतना हाइप ना दे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, मीडिया का जो रोल है, एक मीडिया 4 पिलर में आता है। हम सब लोग उसी में शामिल हैं। आप भी शामिल हैं। और मीडिया के लिए अभी लास्ट वीक एक डायलॉग कार्यक्रम हुआ। हालांकि वो हम लोगों ने वो डायलॉग कार्यक्रम रखा था कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि मीडिया में जो लोग रहते हैं वो कोई मुस्लिम हिंदू नहीं होते, तो सारे जर्नलिस्ट हिंदुस्तानी होते, हिंदुस्तानी होते। जी जी। लेकिन जिनका जन्म जिस घर में हो उस हिसाब से वो मुस्लिम बन जाते, हिंदू बन जाते, क्रिश्चियन बन जाते, अलग अलग कम्युनिटीज में उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है।
तो उसको एड्रेस करने के लिए 25-30 लोगों के साथ में हम लोग बैठे थे, उनसे बातचीत हुई और उनसे यही रिक्वेस्ट किया गया कि इस तरह की इशूज को रिजॉल्व कीजिए जो कम्युनिटी बेस्ड है। मैं सारे मीडिया चैनलों के आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि आप अगर इस देश में अमन और भाईचारगी लाने वाला कोई एक जरिया बन सकता है तो वो मीडिया है। मीडिया का रोल एक इतना अहम रोल होता है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, चैनल को जानता हूं, कम्युनिकेशन को जानता हूं। आप नैरेटिव जनरेट करते हैं। अगर आज के दिनों में नैरेटिव्स कहीं ना कहीं दो भाग में, हिंदू और मुसलमान में अगर बना हुआ है तो कहीं आप मीडिया इससे बच नहीं सकती। इसमें मीडिया का भी रोल है। मैंने अभी सामाजिक तौर पर समाज के लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कही है। मैं आप लोगों से भी, खास करके भारत एक्सप्रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने ये क्वेश्चन उठाया और मैं आपका शुक्रिया इस बुनियाद पे अदा करता हूं कि मीडिया में होने के नाते मीडिया के रोल के बारे में आप बात करें। ऐसे कम पत्रकार हैं और मैं ऐसे पत्रकार को सैल्यूट करते हुए भारत एक्सप्रेस को एक माध्यम बनाना चाहता हूं, चैनल बनाना चाहता हूं। इसके माध्यम से पूरे देश के जितने लोग भी मीडिया वाले लोग हैं उनको चाहिए कि आज के दिनों में जो नैरेटिव बन रहा है उन नैरेटिव को बनने ना दे और इस मुल्क में आपसी भाईचारगी, अमन वाले, जो भारत के लिए हम जाने जाते हैं, सांस्कृतिक विरासत वाले, वसुधैव कुटुंबकम वाले, आपस में मिलजुल कर रहने वाले, उस तरह से बने। अब नमाज की आपने बात की कि नमाज जो रोड में पढ़ा जाता है, मैं तो इस्लामिक प्रिंसिपल को मानने वाला आदमी हूं। मैं कहता हूं कि अगर किसी चीजों से, नमाज में किसी चीजों को तकलीफ हो तो काम नहीं करना चाहिए। और यह बात उलमा हजरात ने भी अपील कर दी है, मस्जिदों से भी अपील हुई है कि रोड में नमाज नहीं पढ़ा जाए। अगर कभी ऐसी नमाज पढ़ते हैं तो जो अधिकारी है उनको भी समझाना चाहिए। एक घटना मैंने देखा था, वो मुझे काफी आहत हुआ। कोई घटना, इस तरह की घटना इस देश में नहीं होनी चाहिए। उनको एड्रेस करने का तरीका है, कानून सम्मत काम करे, उनको मोहब्बत से समझाए। इस मुल्क में मोहब्बत ही चलेगा, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, उसके अलावा कुछ नहीं चल सकता। कट्टरता से अगर किसी को अपने बाप, अपने बेटे को डांट कर नहीं समझा सकता है, एक कम्युनिटी वाले लोग दूसरे कम्युनिटी को कैसे समझा सकते हैं? तो आपको समझाने का तरीका में एड्रेस करना होगा। बार बार एक क्वेश्चन मीडिया वाले करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी वाले मुझसे भी करते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय वंश के होने के नाते कि नमाज पढ़ने में रोड में दिक्कत है। कावड़ वाले लोग को आप आराम से एक स्पेस दे देते हैं। नमाज एक सर्टेन पीरियड के लिए 5-10 मिनट के लिए पढ़ा जाता है, उनको एड्रेस दिया जा सकता है, लेकिन वो दीन के खिलाफ है। आप रोड में कर रहे हैं, अगर लोग को तकलीफ हो रही है कि मना कर रहे हैं तो नहीं पढ़ना चाहिए। कावड़ वाले का स्थिति है कि एक जगह से चलकर वो बहुत दूर तक जाते हैं। आप मेरी बात समझिए, एक जगह से दूर तक। आप जो कर रहे हैं उसको गलत को सही ठहराने के लिए, आप कावड़ियों को जो काम कर रहे हैं, उनका जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसको एड्रेस करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन खड़ा करना, आप अपने धर्म में अपने तौर पर उसको ठीक करें ना। आप उसको ठीक करने के लिए उनका एक जगह से, एक दिल्ली से जा रहे हैं, कोई देहरादून पैदल जा रहा है, कोई बहुत जगह पे जा रहा है। मैं तो झारखंड में रहता था, लोग भागलपुर, बेगूसराय से लोग देवघर आते हैं, वो किस कंडीशन में आते हैं, उनको चल कर आते हैं, तो उनको फ्री स्पेस देने की जरूरत है उस पीरियड में। वो एक जगह पे नहीं, वो रोड में नहीं चलेंगे तो जंगलों से नहीं आ सकते हो, क्योंकि वो उनकी आस्था है। जी। उससे इसको कंपैरिजन ना करें। दूसरी बात है कि रोड में जहां नमाज हो रही है, मुझे यकीन है, इसमें मैंने सुना है मस्जिदों, मैंने अनाउंसमेंट खुद सुनी है और उलमाए हजरात से जो बात की उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। अब देश में ना के बराबर अब नमाज जो है आप देखेंगे रोड में पढ़ी जा रही है, ये मान लीजिए। और अपने आप को, गलत को आप सही ठहराते हुए दूसरे को इससे कंपैरिजन ना करें। हर के अलग अलग हालात रहते हैं, उसके प्रैक्टिस के जो प्रिंसिपल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस रहते हैं, उसके अलग मामलात रहते हैं। उस मामलात को समझिए। अगर इस तरह से करेंगे तो ये तो फिर नफरत वाली बात कर रहे हैं। आप मुझे नहीं यहां करने दे रहे, आप करें। आप अगर ये सवाल उठने लगता है, समाज उठता है तो उसको समझना चाहिए कि आप समाज, आप खुद उनको जगह दीजिए थोड़ी सी, कुछ दिनों के लिए अगर आप तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे पैगंबर ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। कूड़ा फेंकने वाली महिला को भी उन्होंने, उनके तबियत खराब हुआ तो उनका हालचाल जानने के लिए गए। हम तो उस पैगंबर को मानने वाले, हमारे ईमान का हिस्सा है, हम वो मुसलमान हैं। और वो मुसलमान होने के नाते अगर छोटी सी तकलीफ में इसको नेशनल इशू बना देती है मीडिया को भी तो नेशनल इशू में, जो हमारे पैगंबर के जो ये है प्रैक्टिसेस है, उनको मीडिया को भी बताने की जरूरत है कि मुसलमान कैसा होता है। मुसलमान कैसा होता है तो हमारे उलमा हजरात को चाहिए कि मस्जिदों से वो चीज बताए और एक अच्छा मुसलमान बनाए। मुझे लगता है जिस दिन एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन जाएगा, इस हिंदुस्तान को विकसित भारत का विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मुसलमान अगर अच्छा बनेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, और अच्छा इंसान बनेगा तो मुझे लगता है कि उसके एक्ट से, उसके बिहेवियर से जो दूसरे कम्युनिटी वाले लोग होंगे वो इतने अट्रैक्ट होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इससे अच्छा मजहब, इससे अच्छा रिलीजन कोई है ही नहीं। इसको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आम मुसलमान जो इससे दूर है
उसको समझना चाहिए और एक दूसरे को लेकिन जोड़ने की आम कोशिश मुसलमान करना जो है काफी जो आम मुसलमान है वो रोजी रोटी में उलझा हुआ है, मुख्तसरन जानना चाहेंगे चूंकि वक्त की कमी भी है। तो आपको क्या लगता है कि उसको जो रोजी रोटी में उलझा हुआ है उसको बहुत ज्यादा सियासत से मतलब नहीं है, अपनी अपनी अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो लड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको राष्ट्रीय मुद्दों से मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ा जाए, इस पर थोड़ा आपका क्या क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, कमीशन के होने के नाते भी मैं काम कर रहा हूँ इसमें, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसको भी देख रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि समाज में बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक देश के स्तर पर बदलाव नहीं आ सकता है। और समाज में बदलाव तब आएगा जब एक बेदारी मुहिम, जागरूकता अभियान चलाकर ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी उनको अपने चंगुल में लाने के लिए उनको ऐसा बना दे रही है कि मुसलमान एक, उनको वोट बैंक मुसलमान, ये इससे निकलेंगे। ये जब तक हम आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, वो आम आदमी को नहीं समझाएंगे, क्योंकि वो सही में वो अपने दिनचर्या में, अपने रोजी रोटी में वो इतना व्यस्त है कि उनको अपने खाने से फुर्सत ही नहीं है, कमाने से फुर्सत नहीं है। तो वो इस तरह से क्या होता है कि उन नैरेटिव में वो फंस जाता है, उनको नॉलेज नहीं होने के कारण से। तो मीडिया का जो रोल हो सकता है इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। जी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उनके स्तर पर छोटी छोटी टोलियों में उनसे मीटिंग करें, उनको समझाया जाए कि देश में क्या चल रहा है, आपका क्या रोल होना चाहिए हिंदुस्तानी होने के नाते, और आप अपने कमाने के साथ में आपकी कंट्रीब्यूशन भी देश के साथ आपको जोड़ना होगा। जैसे मैंने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कंट्रीब्यूशन को अलाइन किया नेशन बिल्डिंग से। जी जी। हर देश का एक नागरिक को उसको भी समझ के जो भी कमाता है, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर वो जिस दिन ये समझ जाएगा कि इस हिंदुस्तान का नागरिक है और यहाँ जितने भी चीजें हो रही है, चाहे कट्टरता नफरत, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेसमैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आम जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी जी। और विपक्ष की तो उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन विपक्ष भाग नहीं सकता है इसमें। लेकिन ऐसे दौर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे बढ़ जाती है कि हमें लगता है कि अभी के दौर में तमाम सवाल भी उठते हैं कि तमाम कमीशंस जो हैं, माइनॉरिटी कमीशन हो, स्टेट में है या फिर सेंट्रल लेवल पे, वो तमाम पद खाली हैं, कोई मेंबर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है। ऐसे में आप, और इवन ये भी सवाल उठता है कि सरकार में कोई मंत्री भी नहीं है, केंद्र के स्तर पर देखें तो कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। वैसे में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप वो वाहिद शख्स हैं जो ऐसा लगता है कि अभी मौजूदा वक्त में सरकार और कम्युनिटी के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि एक तरफ सवाल उठता है सरकार पर, दूसरी तरफ देखते हैं कि सरकार आप इस अहम पोजीशन पे हैं, तो क्या सरकार मुस्लिमों को जोड़ना चाह रही है या कैसे? आप चूंकि आप एक सेतु का काम कर रहे हैं अभी, आप अपने रोल को कैसे देखते हैं? देखिए, और सरकार का पर जो सवाल उठता है उसको कैसे देखते हैं? सरकार का रोल पॉलिटिकली अलग रोल हो सकता है, सरकार पॉलिटिकली सोच एक अलग हो सकती है। जैसे मैंने कहा, सामाजिक तौर पर जब बदलाव हो तो पॉलिटिकली बदलाव भी आएंगे। एक सरकार के लिए अगर आप बात करेंगे तो ठीक है, सभी कम्युनिटी को देखना है, लेकिन वो जो अपनी डिजाइन जो करती है वो एक हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तान के टॉप लेवल में पहुंचने के नाते होती है। जो पोस्ट खाली, ऐसा नहीं है कि जितने पोस्ट आप बता रहे हैं इससे पहले भी जो कमीशन और बाकी चीजें की पोस्ट है इससे पहले वाले सरकार में भी खाली रही है, अभी खाली है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि सरकार इन पोस्टों को जल्द से जल्द भरे और जो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए अपने हिसाब से सरकार जो सोच रही है उसको रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें उनको नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि नुमाइंदगी होने से ये होता है कि वो अपने कम्युनिटी के लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन सरकार के जो लोगों से बातचीत होती है, ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमानों की बात करेंगे, जो उनकी स्कीमों, जितने भी स्कीम जो इन जनरल स्कीम चल रहे हैं, चाहे आप किसान जो क्रेडिट योजना की बात करेंगे, आवास योजना की बात करेंगे, उज्ज्वला योजना की बात करेंगे, मैंने कंपैरेटिव स्टडी उसमें देखा है, तो उसमें देखेंगे कि कहीं पे भी कोई भी जो भेदभाव नहीं है। आवास भी देखेंगे, मैं एक दौर में जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिव्यू मीटिंग के लिए लेने के लिए गया तो मैंने इसी तरह से कुछ डेटा निकाले, तो वो डेटा भी मतलब ऐसा नहीं चौंकाने वाले ही थे। कुछ मुस्लिम कम्युनिटी की स्कीमों में ठीक ढंग से उनको एड्रेस किया गया है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन होने से क्या होता है कि एक ये मिलता है पॉलिटिकली, क्योंकि इनको अभी दूसरे लोगों को मौका मिलता है कि उसको इस लेवल में उसको करे तो आगे उसको। लेकिन मुसलमान एक सवाल जरूर उठाता है कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप जो है वो सरकार ने बंद कर दी और उससे मुस्लिम नौजवान को जो फायदा हो रहा था और जो स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा था वो नहीं हो रहा। इसको लेकर एक शिकायत भी है मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए, इस पे ऑलरेडी मैंने मौलाना आजाद फाउंडेशन के कुछ लोग आए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई है, मेरी और सरकार के से भी बातचीत हुई, स्कीम बंद हुई है ऐसा नहीं है। पीएम विकास योजना से कुछ स्कीमों को जोड़ा गया है और कुछ स्कीम और डेवलप हो रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए,
ये पहले मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन बना था, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी नहीं थी, बाद में फुल फ्लेज मिनिस्ट्री ही बन गई। एक मिनिस्ट्री ही टोटल बन गई, एक मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन अगर बंद हुई है, ये मैटर भी अभी सब जुडिस है। तो इसमें क्या है कि सरकार से जो बात हुई है, इस तरह की स्कीम जो है अगर जारी रहे तो एक अच्छी पहल है सरकार की, क्योंकि इससे बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं, जुड़ते हैं, और क्योंकि माइनॉरिटीज कम्युनिटी में मुस्लिम कम्युनिटी का जो तालीम का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं नीचे है दूसरे कम्युनिटी से कंपेरिजन में। तो मैं अपने तौर पर जो सरकार से बातचीत करना है मैं कर मैं देख रहा हूं कि ये तो बंद हो गए, लेकिन इससे अच्छी कोई स्कीम मैं चाहता हूं, क्योंकि एडवाइजरी बॉडी होने के नाते कोई अच्छी स्कीम हम लोग नुमाइंदगी को बुलाकर, ऑलरेडी मैं इसमें हूं, इस पे काम कर रहा हूं, और एक अच्छी स्कीम सरकार में हमारे खास करके पीएम साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर साहब से बातचीत करके एक एडवाइस करने जा रहा हूं कि खास जो इस तरह के जो मौलाना आजाद जो फेलोशिप है या लड़कियों के लिए जो खास करके स्कॉलरशिप जो स्कीम्स थे, इसको फिर से शुरुआत की जाए, जो फंड के अरेंजमेंट्स उसको किए जाए, और इसको करना क्यों जरूरी है ये सरकार को कमीशन के इसके होने के नाते मैं एडवाइज करूंगा। और मैं दूसरों से भी अपील करता हूं कि एक बार आप इसको भी अब ठीक ढंग से देखें कि और क्या हो सकता है। अब सरकार ने इसको बंद किया, बंद करने के कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, उन कारणों को भी जानने की जरूरत है, और उसके बाद इसको क्यों नहीं फिर से इसको स्कीम को स्टार्ट किया जाए, उस पर मांग उठे। अब जो चीज बंद हो गई उसके लिए लोग कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं इसको ये कर रहे हैं, तो इस पे पहल करने के लिए मैं आपने ये क्वेश्चन उठाया, अच्छा क्वेश्चन है ये, और जो कि तालीम से ही तरक्की हो सकती है, मैं मानता हूं इसको। तो इस पे मैं कोशिश करूंगा कि इसको फिर से इसकी शुरुआत सरकार के सामने आपकी बातों को मैं रखने की कोशिश करूंगा। एक व्यक्तिगत सवाल के आप झारखंड से हैं, झारखंड से एमयू में तालीम हासिल करते हैं, फिर दिल्ली तक का सफ़र जामिया में आप प्रोफेसर मैनेजमेंट में हुए, फिर NCMEI NCPL जैसे इदारे में वाइस चेयरमैन हुए। झारखंड से लेकर दिल्ली का सफ़र आपको एक अपने ज़ाती तजुर्बात में चाहूँगा कि वो थोड़ा सा संक्षेप में आप शेयर करें। देखिए, ये तो मैं बोलूँगा कि माँ बाप की दुआ, ऊपर वाले का साथ, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जुड़ा हूँ उनका मेरे प्रति जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो एक बड़ा कारण है कि मुझे लोगों ने जिम्मेदारी दी है। मैं झारखंड में माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन उस वक्त बना, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर की स्टेटस होता है कमीशन के चेयरमैन को, जो कि मेरी उम्र 33-34 ईयर्स की थी, और उस समय मुझे सरकार ने, अर्जुन मुंडा जी के सरकार ने मुझ पर विश्वास किया, और मैं बाखूबी उनको 3 सालों में मैंने वो काम किए जो पहले कमीशन ने वो काम नहीं किए। मैंने कैरियर फेयर भी उसमें किया, मैंने उसमें जनता दरबार के टाइप से भी लोग लगाया, सभी डिस्ट्रिक्ट में मैंने रिव्यू मीटिंग की, केंद्र सरकार की जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट हो, वृद्धा पेंशन से लेकर जिस तरह के जो से रिलेटेड जो लोगों तक पहुंचने वाली स्कीम है, उसके अलावा जितने भी खास करके कॉम्युनल हार्मोनी के लिए मुझे मैंने काम किया है, उस दौरान मैंने काम किया, आज भी कर रहा हूँ, तो मेरे बेसिक काम में से है। तो ये एक तरह से बोलेंगे कि काम मैं कर पाया, आज भी मैं जो काम कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट है सरकार का मेरे प्रति, और मुझे एक भी सरकार ने इंटरफेरेंस नहीं है। मैंने जो भी काम, क्योंकि सरकार को मेरे ऊपर यकीन है कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक मुसलमान होने के नाते जो डिलीवर करना हो तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते डिलीवर करता हूं। लोगों में और मेरे में थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लगता है कि मैं अपने आप को यह बनाकर रखा हूं, जब मैं रिलीजियस प्रैक्टिस में रहता हूं तो मैं पक्का मुसलमान हूं, और जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो पक्का हिंदुस्तानी हूं। और जब मैं इस हिंदुस्तानी होने के नाते, जब सरकार के जितने नुमाइंदगी लोग हैं, चाहे हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो, चाहे RSS से मेरा जुड़ा हो या सरकार से जुड़ा हो, जब उनको लगता है कि एक सच्चा हिंदुस्तानी को मैं अपॉइंटमेंट कर रहा हूं, रिलीजन देख के, धर्म देख के, तो रिलीजियस कम्युनिटी के लोग को अपॉइंटमेंट करना तो करते हैं, तो मुझे लगता है वो ट्रस्ट जो उनके लिए है, मैं वो ट्रस्ट पे ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि मुझे उस ट्रस्ट को, यकीन को मैं बरकरार रख सकूं और उस लेवल पे मैं मेहनत करूं। इसलिए मैं काम कर पा रहा हूं। मैंने जहां भी रहा है वहां पे मैंने अपनी छाप छोड़ी है, और वहां पर मैंने टेन्योर कंप्लीट किया है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम किया है, बहुत बोल्ड होकर मैंने काम किया है, कभी किसी से मैं डरा नहीं हूं, और जहां पे भी रहूं एक अच्छा सच्चा भारतीय, एक सच्चा पक्का मुसलमान बनकर मैंने काम किया है। ये मेरी खासियत है, और मैं आगे भी ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि मुझे इसी तरह बनाकर इस मुल्क के खिदमत करने वाला मुझे एक सिपाही बनाए, जिससे कि मैं इस मुल्क की खिदमत करके, और जो इस मुल्क को आगे ले जाने वाले में जो कमियां हैं, जो दूसरे दोनों कम्युनिटी के बीच में जो खाई है, उसको पाटने में मैं जो लगा हूं, मैं अकेले नहीं पाट पाऊंगा। मुझे लगता है कि इस मिशन के लिए मुझे ऊपर वाले ने चुना है, और जब ऊपर वाले किसी मिशन के लिए किसी बंदे को चुनते हैं तो कोई बड़ा करता है। मुझे भी यकीन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब
इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत, जो तहजीब है, उस हिसाब से इस मुल्क को अगर विकसित भारत में ले जाने वाले में जब बात होगी, जैसे आजादी कराने में जब बात होती है, तो हम लोगों का भी नाम आएगा, इस देश के मुसलमानों का भी नाम आएगा, सारे कम्युनिटी एक एक हिंदुस्तानी का नाम आएगा कि ये विकसित भारत या हम विश्व गुरु बने हैं, तो सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ऐसा मुझे लगता है कि ऊपर वाले मुझे हिम्मत दे कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकूं। आपकी इन तमाम बातों जो गुफ्तगू हुई आपसे, और आपने जो बात आखिर में बोली कि आप को एक तरह का जुनून है कि आप हिंदुस्तान में राष्ट्रीय एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, सरकार के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए कम्युनिटी का आप एकदम जुनूनी होकर काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो उस पर अमीर कदलबाश का मुझे एक शेर याद आता है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब। अच्छा, मैं आपको आपने एक शेर सीखा, तो मैं भी इसको आपको कंक्लूड में एक शेर से करना चाहता हूँ। जी जी जी। कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस भारतवासियों की धरतीवासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, आपस में भाईचारगी और अमन के साथ हम सब मिलकर ये अहद ले। आज आपके भारत एक्सप्रेस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे कि जो बातें मुझे एड्रेस करना था इंडिविजुअल तौर पर, मुझे लगता है कि मुझे बहुत समय लगता, आपने एक दिया है मौका, तो ये लगता है दूर दूर तक इसकी बात पहुंचे। आपका भी खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो क्वेश्चन रखे, एक अच्छा पत्रकार होने के नाते आपने तीखे पर्सन भी रखे, सारे कुछ रखा है, आपने पत्रकारिता का फर्ज निभाया है। मुझे भी जितना जानकारी है, मुझे जितना लगा, मैंने भी जवाब दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब आपका, हमारे भारत एक्सप्रेस स्टूडियो में आप तशरीफ लाए और अपना वक्त दिया और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। तो ये थे प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब। अभी मौजूदा वक्त में ये NCMEI नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑफिशिएटिंग चेयरमैन हैं, और इनका जैसे कि गुफ्तगू में आप तमाम लोगों ने सुना, ये एक लंबा तजर्बा है, कई और लंबा करियर रहा है इनका। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं।